हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अभी तक आपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स समझे थे। अब हम समझेंगे कि जैसे जैसे पार्टनरशिप ग्रो करती है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अकाउंटिंग आपको उससे क्या करनी है। तो सभी कुछ समझोगे आप बेसिक्स में, पूरे चैप्टर का जिस्ट, साथ में ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में आएंगी उसको समझोगे, और फॉर्मूलाज, कुछ चीजों की कैलकुलेशन के लिए आपको समझने होंगे। तो आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप आगे की कैलकुलेशन जो आपको क्वेश्चंस की करनी है वो इजी हो जाएगी। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 टीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो आपकी जो पार्टनरशिप चल रही है, आपने जिनके साथ पार्टनरशिप फर्म बनाई, क्या जरूरी है कि वो पार्टनरशिप एज इट इज आपके उन पार्टनर्स के साथ चलती ही रहेगी, उसमें कभी चेंज नहीं आएगा? नहीं हो सकता है ऐसा। आप टाइम के साथ कुछ नए पार्टनर्स को ऐड भी कर सकते हो। कुछ जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपको छोड़ के भी जा सकते हैं, या किसी की डेथ हो सकती है, या आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी के साथ जुड़ सकते हो। तो पार्टनरशिप फर्म जुड़ सकती है, एमलगमेट हो सकती है, एमलगमेट हो सकती है। उसी तरह से आपकी पार्टनरशिप फर्म अगर बड़ी है तो वो ब्रेक भी हो सकती है। इसके बाद एक और रीजन आता है, जब आप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हो, आप अपने कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वर्किंग कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि बहुत टाइम हो गया, अब हमें अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दोबारा से जज करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। तो इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, आपने जो पहले पार्टनरशिप डीड साइन की, उस टाइम जो पार्टनर्स थे वो दूसरे थे। अब इन सभी चेंजेस की वजह से पार्टनर्स चेंज हो जाएंगे। तो पहले की पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर के आपको नई पार्टनरशिप डीड बनानी होगी। एक तरह से पुराना बिजनेस, जो पहले पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो बिजनेस था, वो आप बंद करके नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। तो अब जब आप पहले का बिजनेस एक तरह से स्टॉप करके नया बिजनेस करते हो शुरू, तो वहां पर चेंजेस क्या आएंगे, आपको वहां पर क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या क्या अकाउंटिंग में आपको चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको देखना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से किसको उस रेशियो से फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। इसके बाद आपने जो इतना बिजनेस चलाया, इतने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस चलाया, तो आपके बिजनेस की एक रेपुटेशन बन गई है। उस रेपुटेशन को अब आप बिजनेस में कैसे काउंट करोगे, पार्टनर्स में उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपने जो इतने साल का प्रॉफिट था वो आपने रिजर्व्स में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में अपनी बैलेंस शीट में लिखा है, उसको ट्रीटमेंट किया, उसको आपने रिकॉर्ड किया है। तो अब आप उसको कैसे डिवाइड करोगे पार्टनर में, क्योंकि एक तरह से वो आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है। क्लोज होने के बाद जितने प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे। आपकी जो पहले की एसेट्स और लाइबिलिटीज थी, उसकी जो वैल्यू थी, आपने जो अपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है, अब टाइम के साथ आज आप दोबारा से उसको कैलकुलेट करते हो, दोबारा से अपना बिजनेस एक नई तरीके से शुरू कर रहे हो, तो एसेट और लाइबिलिटीज को भी आप रिवैल्यूएट करोगे। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में इन सभी एडजस्टमेंट से कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सभी कुछ एक एक पॉइंट के साथ हम समझते जाएंगे। सबसे पहले देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है, जिसको नई रेशियो मिलने पर, जिसको नई रेशियो चेंज होने पर, नई रेशियो बनने पर नुकसान हो रहा है, उसको देना पड़ रहा है बाकी के पार्टनर्स को, उसके लिए क्या है नुकसान। उसको आप कैलकुलेट करोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब आपको पुराना हिस्सा ज्यादा मिल रहा था, नए हिस्से के अकॉर्डिंग कम मिल रहा है, तो आपके लिए नुकसान है, और आप यही फॉर्मूला लगाओगे। गेनिंग रेशियो का मतलब है, जब आपको नई रेशियो के अकॉर्डिंग आपका हिस्सा ज्यादा बन रहा है पुरानी रेशियो के हिस्से से, तो आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है गेन करना। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर है तीन पार्टनर जिनकी पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2:1, नई रेशियो हो गई है 2:2:1। अब किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको करना होगा ओल्ड रेशियो में से नई रेशियो को लेस करना। लेस करने के लिए आप देखो,
अगर ओल्ड वाला हिस्सा ज्यादा बन रहा है नए वाले से, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो। पहले आपका हिस्सा ज्यादा था, नया कम है, तो आप नुकसान में हो, आपको देना पड़ रहा है, दूसरे के साथ बांटना पड़। इसी तरह से बी का देखो, बी का हिस्सा पुराना कम बन रहा है, नया ज्यादा बन रहा है। नए में अगर उसका ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब उसको फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है। जब माइनस में जाए ये, ओल्ड में से न्यू को अगर आप माइनस करते हो और ये माइनस में आ जाए, इसका मतलब वो पार्टनर आपका गेन कर रहा है, उसको फायदा हो। सी का भी देखो, उसका माइनस में जा रहा है, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो ये दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, लेकिन एक को नुकसान हो रहा है, अपने प्रॉफिट से इसको शेयर करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है बी और सी को। तो ये था सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आपको फाइंड करना, किस तरह से आपको फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे के टॉपिक में अकाउंटिंग में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में आपके पास एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि गेनिंग रेशियो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर आपको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिखना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं लिखना। गेनिंग रेशियो आप कैसे फाइंड करोगे, जब आपको नई चीज में फायदा है, नई चीज बड़ी है, नई चीज में हिस्सा ज्यादा है पुराने से, तभी तो आप गेन शो कर पाओगे। तो आपको दिखाना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब क्वेश्चन में होता है, आप उसको अपेरेंटली देख करके नहीं पता कर सकते, उस केस में आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके ही कैलकुलेट करना है, और माइनस आता है वहां पर, तब आपका गेन है, पॉजिटिव है तो वो सेक्रीफाइस। इसके बाद आता है आपका टॉपिक गुडविल। गुडविल है बिजनेस की रेपुटेशन, टाइम के साथ जो ग्रो करती है आपकी अच्छी सर्विसेज, आपके अच्छे काम के लिए। इस गुडविल को आप कैसे कैसे, इसके फीचर्स को पहले देखो। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकली देख नहीं सकते, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, फॉल्स एसेट हम आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपकी टाइम के साथ ये ग्रो करती है, ये आपकी एसेट है, इंटेंजिबल है। इसी के साथ ये वैल्यूएबल एसेट है, जिसकी आप वैल्यू लगा सकते हो। ये, इससे फायदा क्या है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट और अर्निंग्स आपकी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी मार्केट में, तो कस्टमर्स आपके पास रिपीट होंगे, आप ही के पास आएंगे किस चीजों की खरीद के लिए या आपकी सर्विसेज के लिए। ये आपकी जो गुडविल है, आपकी सर्विसेज आपके काम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। आप इसकी वैल्यू को कब लगा सकते हो, आप इसकी वैल्यू को किसी भी टाइम पीरियड पर इस तरह से नहीं लगा सकते, गए मार्केट में और आपने अपनी गुडविल लगा ली। जब आप अपने बिजनेस को सेल करने लगते हो, तब आप उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करते हो, तभी आपकी गुडविल लगती है। इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू लगाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि किसी भी टाइम पीरियड पर ये कांस्टेंट नहीं रहती, फ्लक्चुएट करती रहती है, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर इस गुडविल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जब आप किसी का बिजनेस परचेज करने जाते हो, उसकी नेट एसेट बनती है मान लो 2 लाख, लेकिन वो अपने बिजनेस को बेचने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है 3 लाख रुपए, और आप मार्केट में उसकी रेपुटेशन भी चेक करते हो, आप उसकी वैल्यू को देकर के परचेज करना भी चाहते हो, तो 2 लाख की जगह जब आप उस बिजनेस को 3 लाख रुपए में परचेज करने के लिए एग्री करते हो, तो जो 1 लाख रुपए एक्सेस आप पे कर रहे हो, वो है गुडविल। वो आपने उस बिजनेस की गुडविल परचेज की है, जिसे आप अपने बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, और ये आपकी गुडविल टाइम के साथ आप डेप्रिशिएट भी करोगे, बुक्स में रिकॉर्ड कर। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, जब आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपकी गुडविल रेपुटेशन बनती जा रही है, लेकिन आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आप उस बिजनेस को सेल नहीं करते, तो आप उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो परचेज गुडविल को आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब देखते हैं गुडविल को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप बिजनेस आप एंड कर रहे हो, अब एंड मोमेंट पर आ गया है, क्लोज कर रहे हो, तो उस टाइम पर अब आप इस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करोगे। आपने ये तो देख लिया कि हाँ, गुडविल आपको किसी ने परचेज करनी है, किसी ने सेल करनी है, तो वहां पर वो गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेगा। वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं 3 मेथड से।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। सबसे पहला मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब है आप कितने सालों के बेस पर इस एवरेज प्रॉफिट को लेकर के गुडविल को कैलकुलेट करना चाहते हो। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके लिए आपको ध्यान देना है इस फॉर्मूले को लगाते हुए। आपकी जो एबनॉर्मल इनकम अगर किसी साल हो रही है तो उसको आपको इग्नोर करना है। आपको देखना है नॉर्मल टर्म में अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, उसी को आपको काउंट करना है। एबनॉर्मल इनकम वहां से आपको डिडक्ट कर देना। इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस, अगर आपको किसी साल एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो जरूरी नहीं वो लॉस आपको हर साल हो रहा है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को आपको इग्नोर करना है, उसके इफेक्ट को खत्म करना है, वापस से अपने प्रॉफिट में ऐड करना है। इसी तरह से किसी इन्वेस्टमेंट की इनकम को अगर आपने प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है उसको भी आपको लेस करना है। आपको लेके चलना है, आप अगर अपने बिजनेस को रूटीन में चलाते तो आपका क्या प्रॉफिट होता, उस प्रॉफिट के बेस पर आपको अपनी गुडविल को कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल से समझो। ये है एग्जांपल जहां पर कुछ सालों के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं, साथ में ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। एक साल है 1 जनवरी 2016 का, जहां पर आपकी बिजनेस में फायर ब्रेक हो जाती है और आपको उससे नुकसान हो गया 3 लाख, और उस 3 लाख के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको भरपाई होती है सिर्फ 70,000। इसी तरह से 2018 31 मार्च 2018 को आपको अनएक्सपेक्टेडली इनकम टैक्स रिफंड मिल जाता है 80,000 रुपए। अब इसकी कैलकुलेशन को समझो। एवरेज प्रॉफिट के लिए आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो तो आपने ले ही लिया है। जिस साल आपका एबनॉर्मल लॉस या इनकम है उसका इफेक्ट आपको हटाओगे। आपका 1 जनवरी 2016 वाला जो है वो आपका कवर होगा 2015-16 में। वहां पर आपको जो लॉस हुआ हो रहा है 2,30,000 रुपए। 3 लाख में से 70,000 माइनस कर दो, तब आपका लॉस आ रहा है 2,30,000, जिसे आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया लॉस में। अब आपको उसका इफेक्ट हटाना है और आपको अपने नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचना है। इसी तरह से आपकी जो नॉर्मल इनकम हुई है 31 मार्च 2018 को, अगर आप वो रिकॉर्ड नहीं करते तो आपकी प्रॉफिट क्या होती है? आपका प्रॉफिट होता है 1,70,000। और टोटल प्रॉफिट आपका 5 सालों का अगर आप देखते हो तो 13,90,000 बनता है। अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, एवरेज का मतलब है सेम अगर सब सालों का प्रॉफिट आप कर देते हो तो वो बन जाता है 2,78,000। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो जो कि दिया गया है 3, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल गई है गुडविल की वैल्यू 8,34,000। अब इसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर हर साल को एक वेटेज दी गई है। उस वेटेज से आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस साल के प्रॉफिट को। लेकिन प्रॉफिट आपको कौन सा लेना है? नॉर्मल वाला, जो आपने अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस इग्नोर करना है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है उसके प्रोडक्ट को आप टोटल कर लो, ऐसे ही वेट को आप टोटल कर लोगे। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो आपस में, तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी तक आपने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, अब आपने हर साल के प्रॉफिट को वेटेज दी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसी के हिसाब से अब आप उसको प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल। ये दो मेथड आपको समझ में आ गए। इसके बाद है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है, उसके फॉर्मूले को समझो। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, तो उस पर आप एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने इतनी कैपिटल लगाई है तो मुझे इतना रिटर्न होना ही चाहिए। अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे इतना रिटर्न मिलता। तो उस रिटर्न को देखते हो आप नॉर्मल प्रॉफिट की तरह। लेकिन आपका एक्चुअल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि लास्ट कैलकुलेशन से जैसे आप कैलकुलेट करते आ रहे हो, उसी से अगर आप देखते हो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, उसमें से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हो तो वो अगर बनता है ज्यादा तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर आपका ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो आपका क्या है? वो सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल। अब इसको समझो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जो आपका एबनॉर्मल इनकम और लॉस है, उसको आपको इग्नोर करना है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझो।
एग्जाम्पल में दिया गया है एवरेज प्रॉफिट आपका 70,000, अनएक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल प्रॉफिट है 5,000, जिसको आपको इग्नोर करना है। पूरे साल बिजनेस में आपने जो लागत लगाई है 5.5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो इसके हिसाब से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000 बनेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप लगाते हो अपनी कैपिटल पर तो 55,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका है 65,000, 55,000 है नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपए का, सुपर प्रॉफिट हो रहा है। जितनी लागत लगाई है, जितना आपको उस पर रिटर्न मिलना था, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका आ जाएगा गुडविल 40,000। ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट के हिसाब से इसको अगर आप अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करते हो, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ती उसको देखो, और जो आपने कैपिटल अपनी बिजनेस में लगाई हुई है उसको देखो, उन दोनों को कंपेयर करते हो, तो वहां पर आपकी क्या बनती है वैल्यू। एग्जाम्पल के साथ समझो, आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो अपनी कैपिटल में तो आपकी बन जाएगी 7,20,000 रुपए। 7,20,000 रुपए लगाते हो तब आपको बनता है प्रॉफिट 72,000 रुपए। लेकिन अगर आप अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को बिजनेस में जो आपने लगाई है उसके हिसाब से देखते हो तो आपकी कैपिटल लगी है 5,70,000, आपको प्रॉफिट हो रहा है 7,20,000 रुपए वाली कैपिटल के बराबर, और आपने लगाई है 5,70,000, तो 5,70,000 रुपए लगाने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 7,20,000 रुपए लगाने वाली कैपिटल के बराबर। तो इसका मतलब आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है 1.5 लाख रुपए का, वो है आपकी गुडविल। आपको आपकी गुडविल की वजह से इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो गुडविल आपकी है 1.5 लाख। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। चिंता मत करो, अभी मैं आपको और भी वीडियो लेसन्स डाल करके समझाने वाली हूँ कि आप किस तरह से एक्चुअल कैलकुलेशंस करोगे। क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा समझने के लिए। इसके बाद देखते हैं, अब आपने जो गुडविल कैलकुलेट कर ली है उसको आप रिकॉर्ड कैसे करें। आपकी चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी को गेन हो रहा है, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो उस गुडविल में से जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसके पास कितना शेयर है। तो एग्जांपल के साथ देखो, पी क्यू आर 3 पार्टनर है और अब प्रॉफिट को शेयर करते थे इक्वल, लेकिन अब आ जाता है कि उसका प्रॉफिट हो जाए 1/5, जितना प्रॉफिट है उसमें से उसको मिले 1/5 पार्ट। अब यहाँ आज की डेट में आपको गुडविल दी गई है 3 लाख रुपए, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। आप अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पी का बन रहा है गेन, क्यू का बन रहा है गेन, और आर का बन रहा है सेक्रीफाइस। क्योंकि इक्वल की जगह वो चाहता है 1/5, ऑब्वियसली उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले से कम कर रहा है, 1/3 की जगह 1/5 कर दिया है। एक हिस्से के 5 हिस्से करने पर वो चाहता है कि अब उसको एक हिस्सा मिले। पहले उसको 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता था, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा मिलेगा, मतलब कि उसको नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान को अगर वो बियर करना चाह रहा है, वो बियर कर रहा है, तो उसको अब आप क्या करोगे, जिन पार्टनर्स को गेन हो रहा है वो उसको शेयर देंगे। तो गुडविल 3 लाख की थी, तो बी के लिए 20,000 रुपए का गेनिंग रेशियो बन रहा है, गेन कर रहा है 20,000 रुपए, क्यों भी गेन कर रहा है 20,000 रुपए उस गुडविल में से, लेकिन आर को लॉस हो रहा है उस गुडविल में से 40,000। तो अब ये जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स आर को देंगे, उनके अकाउंट को आप डेबिट करोगे 20,000 से, और आर जो कि गेन कर रहा है सेक्रीफाइस की वजह से, इस सेक्रीफाइस की वजह से जिन पार्टनर्स को गेन हुआ है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने किसने गुडविल को 40,000, तो वो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करो। तो यहाँ पर आपको जिस समझ में आ गया कि गुडविल की आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। इसी तरह से जो आपके रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। आप या तो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर कर देते हो, पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, तो आप क्या करोगे उन पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लेकिन ये केस होता है जब आप पूरे
रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को जब बिजनेस क्लोज कर रहे हो, जितना है प्रॉफिट और रिजर्व आप चाहते हो कि हाँ ठीक है, हम आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते, इनको आगे बिजनेस में नहीं लेके चलना चाहते, यहीं पर जितने रिजर्व्स हैं इनको पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो नहीं करो, या आप रिजर्व को आगे लेके जाना चाहते हो नहीं लेके जाना चाहते हो, साइलेंट है क्वेश्चन इस बारे में, उस केस में आप रिजर्व्स को और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। जितना काम आज अभी तक कर चुके हो तो वो उसी पॉइंट पर एंड हो जाएगा। उसी पॉइंट पर एंड हो रहा है मतलब पुराने पार्टनर्स के साथ एंड हो रहा है, तो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो। अब दूसरा केस बनता है जहां पर आप इन रिजर्व्स को आगे लेके जाना चाहते हो, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को लेकर जाना चाहते हो। आप जो पार्टनर आपके साथ रह रहा है या छोड़ रहा है, आप उससे कहते हो कि नहीं, हम इन रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तुम्हारा जितना हिस्सा बन रहा है इसमें से तुम उस हिस्से को ले लो। तो नई रेशियो के अकॉर्डिंग जिसको गेन हो रहा है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उनको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अब उनका हिस्सा बढ़ गया है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसका हिस्सा घट गया, लेकिन पहले तो उसका हिस्सा ज्यादा था ना, इस रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा था। अब वो प्रॉफिट ना रह करके नई रेशो से उसका कम बन रहा है, तो वो चाहेगा इस प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बन रहा था वो हिस्सा उसको दे दिया जाए, तो आप उसको इस तरह से रिकॉर्ड करो। अब नेक्स्ट आता है आपका जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक रिजर्व इस तरह से बनाया आपने, और वहां पर आपने क्या किया, इस कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन्स ने कोई क्लेम ही नहीं किया, कोई कंपनसेशन का क्लेम ही नहीं आ रहा है, वो पूरा का पूरा एज इट इज रिजर्व में। तो उस रिजर्व को आप क्या करोगे, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट, जो ओल्ड रेशियो है उसमें। क्यों? क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो ये बिजनेस यहाँ एंड हो रहा है, जो पहले रिजर्व था उसको अब जितना बच गया है, क्लेम नहीं किया है किसी ने, तो हम उसको एज ए प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा केस बनता है जहाँ की वर्कमैन्स ने क्लेम किया है, लेकिन वो क्लेम आपके रिजर्व से कम, तो जितना रिजर्व बच गया है वो आप पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आप कैसे एंट्री करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्योंकि इस बैलेंस को आप सारा का सारा खत्म कर रहे हो। किस तरह से, जितना क्लेम किया पार्टनर वर्कमैन्स ने उसमें आप क्रेडिट कर दोगे, उनको दे दोगे, क्रेडिट कर रहे हो आप, और जो बाकी बच गया है उस बचे हुए को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनके ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद तीसरा केस आता है जब जितना कंपनसेशन रिजर्व आपने बनाया है और उतना ही वर्कमेंस आपसे क्लेम कर रहे हैं, वर्कर्स आपसे क्लेम कर रहे हैं, तो रिजर्व और क्लेम दोनों सेम हो गया, तो क्या आपके पास कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। रिजर्व को आपने पूरा का पूरा वर्कर्स को दे दिया, तो अब आपके पास पार्टनर्स के पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो सारा आपस में सेट ऑफ हो गया। इसके बाद आपका आता है जब आपका रिजर्व कम है लेकिन वर्कर्स ने आपसे क्लेम ज्यादा कर लिया, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में जो एक्सेस वैल्यू वो क्लेम कर रहे हैं उसको आप डेबिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उस क्लेम ज्यादा करने की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर्स के पास जा रहा है, और अगर एंड कर रहे हो उस एंड मूवमेंट पर, अब वर्कर्स इस एंड होने पर बिजनेस पर वो ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो इसको भी तो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस तरह से इसकी एंट्री करोगे? सबसे पहले जो रिजर्व है उसको आप डेबिट करोगे, जितना आपका रिजर्व आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन अब आपका जो क्लेम कर रहे हैं वर्कर्स उससे ज्यादा हो रहा है, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, प्रोविजन आपने जो क्लेम है वर्कर्स का वो ज्यादा है, तो जितनी अमाउंट से ज्यादा है एक तरह से वो रिवैल्यूएट हो गया, आपकी लाइबिलिटी जो थी वो बढ़ गई है।
तो बढ़ गई है लाइबिलिटी, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। एक तरह से नुकसान हो रहा है। प्रोविजन फॉर वर्कर्स क्लेम जो वो कर रहे थे उसको आप क्रेडिट करोगे। दोबारा से समझो, अगर आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है एक इमरजेंसी के लिए कि अगर वर्कर्स क्लेम करते हैं तो उसको आप इससे सेटल कर दोगे, तो वो रिजर्व अब आपका कम है लेकिन क्लेम वर्कर्स का ज्यादा है, तो अब आप उस केस में क्या करोगे, रिजर्व को तो आप डेबिट करोगे, उससे सेट ऑफ तो कर ही दोगे उस रिजर्व को, लेकिन जितना क्लेम वो ज्यादा कर रहे हैं उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो जितनी लाइबिलिटी बढ़ गई है अब आप उसको क्या करोगे, एंड ऑफ द बिजनेस एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो। आपने अभी देखा एक टॉपिक जहां पर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं, तो ये एक तरह से आपकी जो लाइबिलिटी थी वो रिवैल्यूएट हो गई, जितनी आपने सोची थी उससे उसकी वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज होकर के आ रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो आप उसको डेबिट करो। अब ये जो लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो इसको आप पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करके इसको खत्म कर दो। यहाँ तक आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आ गया। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या है, जब आप बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वहां पर अगर आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो आपका जो रिजर्व जो आपने बनाया हुआ था फ्लक्चुएशन को बियर करने के लिए, इमरजेंसी बनाने के लिए, कि आपको एकदम से शॉक ना लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी की थी वो तो डूब गई, तो एक उसके लिए आपने जो रिजर्व बनाया हुआ था वो रिजर्व एज इट इज है। क्यों? क्योंकि आपने जितना रिकॉर्ड किया है और मार्केट वैल्यू भी उतनी है, आज आप उसकी वैल्यू लगा रही हो तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट पर कुछ फर्क नहीं आ रहा है, सेम है। तो वो जो रिजर्व आपने इस शॉक को बियर करने के लिए बनाया था वो एज इट इज है, आपने प्रॉफिट में से ही तो अलग निकाल के रिजर्व बनाया है, तो ये रिजर्व आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी होल्ड रेशियो में। तो ये रिजर्व अब आपका खत्म हो जाएगा, डेबिट कर दोगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्रेडिट करोगे उनके अकाउंट को होल्ड रेशियो। अब दूसरा केस बनता है जब मार्केट वैल्यू कम हो जाती है उस रिजर्व से, जितना आपने रिजर्व बनाया है उससे आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट आपने अगर 5 लाख की है, उसमें से उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आपकी 4,80,000 रह जाएगी, तो आपने मार्केट वैल्यू लेस हो रही है, उसी को बियर करने के लिए तो आपने ये रिजर्व बनाया है। तो ये जो 20,000 का लॉस है उसको आप कहाँ से एडजस्ट करोगे, इस रिजर्व में से ही एडजस्ट करोगे। तो आप एंट्री बनाओगे किस तरह से, देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि अब आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो इस अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, जो 5 लाख थी वो अब 4,80,000 रह गई है, तो उससे 20,000 रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गई है, रिवेल्युएट कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आप लेस कर दोगे, तो 20,000 रुपए से आप लेस कर दोगे, 20,000 रुपए से इसकी वैल्यू को आप लेस कर दोगे। तो जितना रिजर्व है उसमें से आप उसको एडजस्ट करोगे इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट को आप इसलिए क्रेडिट करोगे 20,000 से, ताकि वो इससे ही सेट अप हो जाए, इससे ही वो रिजर्व से सेट अप हो जाए। जब तक आपका रिजर्व उस अमाउंट को बियर कर सकता है, उस अमाउंट के इक्वल है जितनी आपकी मार्केट वैल्यू लेस जा रही है। जैसा कि मैंने बताया आपका रिजर्व बना हुआ है मान लो 50,000 और आपकी वैल्यू लेस हो रही है 20,000 पे, तो 20,000 रुपए का जो शॉक है आप अपने इस रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। उस एडजस्ट करने के बाद अब आपके पास कितना बच गया, 30,000, जिसे आप अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। आई होप ये क्लियर हो गया। जब आपकी मार्केट वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन वो आपके रिजर्व से कम है, रिजर्व से वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, अभी आपके पास इतना रिजर्व है कि आप उस शॉक को इस रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जब आपकी मार्केट वैल्यू गिर तो रही है लेकिन वो आपके रिजर्व के इक्वल गिर गई। मान लो आपका रिजर्व है 50,000 और मार्केट वैल्यू भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी 5 लाख वो 4.5 लाख रह गई, मतलब 50,000 रुपए से लेस हो गई। तो यहाँ पर फॉल कितना हुआ, 50,000, और रिजर्व भी आपने कितना बनाया है, 50,000, तो वो आपस में एडजस्ट हो गए। आपने इसी के लिए रिजर्व बनाया था, इसी से आपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर दिया, रिजर्व की वैल्यू को आपने इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दिया, डेबिट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को भी लेस कर दिया 50,000। इसके बाद अगर आपकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, रिजर्व से भी ज्यादा घट जाती है,
जब रिजर्व आपने जितना बनाया था, सोचा था, उससे भी ज्यादा रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। मान लो आपने रिजर्व बनाया है 50,000 और मार्केट वैल्यू रह गई है इन्वेस्टमेंट की 4,20,000 रुपए, तो अब इस केस में क्या करोगे? इस केस में एक तरह से रीवैल्यूएट हो रही है। अब आपका रिजर्व भी उस चीज को कवर अप नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले जितना आप कवर अप कर सकते हो उस अकाउंट को डेबिट कर दो, रिजर्व अकाउंट को। लेकिन इससे एक्सेस कितना जा रहा है? अब आपका रिजर्व था 50,000, लेकिन वैल्यू घटकर हो गई है 4,20,000, मतलब कि नुकसान कितना हो गया? 80,000। 80,000 का नुकसान हो गया है, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए हैं, जिसे आप रिवैल्यूएशन में डालोगे। तो डिक्रीज इन एसेट वैल्यू हो रहा है, जिसका आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने डेबिट किया है, इसको आप खत्म करोगे और ये लॉस आप पार्टनर्स में डेबिट कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो। पांचवा एक केस और बनता है। ये तो अभी आपने फॉल इन वैल्यू ही देखा या इक्वल टू वैल्यू देखा, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आज आप लगाने जाते हो और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से ज्यादा है, आज आपने जितनी रिकॉर्ड की है उससे ज्यादा वैल्यू बन रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे? जितना रिजर्व था वो तो आपकी बल्ले बल्ले है, वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन जितना आपने एक्सेस वैल्यू जा रही है मार्केट में, मान लो आपकी वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी 5 लाख, आज उसकी वैल्यू बढ़ करके 5.5 लाख हो गई है, तो रिजर्व में से तो आपको कुछ एडजस्ट करना ही नहीं पड़ रहा, आप उसे एज इट इज डिवाइड कर दोगे पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में उस फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करोगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब जब वैल्यू बढ़ गई है, एक तरह से रिवैल्यूएशन कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, एसेट है तो डेबिट करोगे, उसकी एसेट बढ़ गई है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि जब फायदा होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करोगे। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप क्लोज करोगे डेबिट करके, और जो प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो। ये ट्रीटमेंट भी अब आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब आपको क्या करना है? इसके बाद आपको देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आपने जितना रिजर्व था, प्रॉफिट्स था, वो सब देख लिया। अब जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज बच गई हैं, उनको भी आपको एंड में रिवैल्यूएट करना होता है, देखना होता है कि किस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है आज की डेट में, अगर हम अपनी पार्टनरशिप दोबारा से बनाते हैं। तो अगर आपकी डिक्रीज होती है एसेट, तो आप उसको डेबिट साइड पर लिखोगे। क्यों? क्योंकि उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपको नुकसान होता है। किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, कोई लाइबिलिटी पहले जितनी थी उससे वैल्यू उसकी बढ़ गई है, आज उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है, वो लाइबिलिटी बढ़ करके आ रही है, तो आपको उसका भी नुकसान है। कोई लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन आज अब बिजनेस क्लोज करने लगे हो तो वो लाइबिलिटी अराइज हो रही है, वो भी आपके लिए नुकसान है। इसी तरह से आप क्रेडिट साइड पर क्या लिखो? अगर कोई एसेट की वैल्यू जो आपने रिकॉर्ड की हुई है उससे उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है, तो वो आपके लिए फायदा है। लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन आज अब अगर आप पे करने जा रहे हो तो उसकी लाइबिलिटी की वैल्यू कम है, वो कम होकर के आ रही है। ऐसे ही कोई एसेट है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की है, वो आज आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो, जैसे कि गुडविल, तो वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, और लॉस है तो वो अगर लॉस है तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो। किस तरह से देखो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो आपको प्रॉफिट होगा जिससे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो लॉस होगा जिससे वो भी आप पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये था पूरा चैप्टर जहां पर आपको समझना था। इसी के बेस पर अब आपको कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने ये वीडियो बना दिया आपके लिए, एक जिस्ट बना दिया है, बेसिक टर्म्स क्या क्या आएंगे, आपको क्या क्या समझना है इस चैप्टर में, वो सारा इस चैप्टर में मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक ही जगह पर आपको सारी चीज मिल गई होगी आपके रिवीजन के लिए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस भी तो करना है, क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने लगते हो तो वहां पर कुछ नई नई
और चीजें ऐड होती जाती हैं, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करो, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।